वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं तो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन रुद्रम को इस तरह बिना कुछ बोले वहां से जाता देख पहले तो आर्या हैरान हो गई, लेकिन फिर उसकी आंख में आंसू आ गए। भले ही उसने जोश जोश में वो सब कह दिया जो उसने इतने सालों से अपने अंदर दबा रखा था, पर उसे अब अपने बात पर पछतावा हो रहा था कि उसने वो सब क्यों कहा। उसे डर भी लग रहा था कि अब रुद्रम उसके साथ क्या करेगा। भले ही उसने अभी कुछ नहीं कहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बाद में भी उसे कुछ नहीं कहेगा। रुद्रम के साथ 1 साल रहने बाद भी वो उसके बारे में कुछ नहीं जान पाए थी, या ये कहे कि रुद्रम ने उसे कभी खुद को जानने का मौका ही नहीं दिया। रुद्रम का दिमाग कब खराब हो जाए उसे खुद नहीं पता था, और ऊपर से उसका गुस्सा जिससे उसे बहुत डर लगता था। लेकिन वो भी कब तक ऐसे घुट घुट कर जीती। वो भी एक इंसान थी, उसके पास भी दिल था। उसे भी दर्द होता था जब रुद्रम उसके साथ ऐसे बेरुखी से पेश आता था। रुद्रम को ये पता होना चाहिए, उसके लिए ये आसान नहीं था। सिर्फ वो ही जानती थी कि उसने कितनी हिम्मत जुटाई थी रुद्रम को सब बोलने में, लेकिन अब कुछ भी हो जाए उसने जो कदम उठाया था उससे पीछे नहीं हट सकती थी, वरना रुद्रम उसे जिंदगी भर उसी तरह टॉर्चर करता रहेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी। इस बार वो पीछे नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ठान लिया था। बचपन में उसने चाहे कितना भी दर्द क्यों न झेला लो, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराती ही रहती थी। वो एक चुलबुली लड़की थी जो कुछ भी हो जाए हंसती ही रहती थी। उसने उस दर्द को ही अपनी दुनिया मान लिया था, जिस वजह से उसे चाहे लोग भी कुछ भी क्यों न बोले उसे बुरा नहीं लगता था। लेकिन अब देखो उसने खुद का क्या हाल बना लिया। उसने एक नज़र खुद को मिरर में देखा, उसका चेहरे की सारी रंगत उड़ चुकी थी और मुस्कान वो तो जैसे कहीं गायब ही हो गई थी। उसे तो ये भी नहीं याद था कि वो आखिरी बार कब हंसी थी। नहीं, वो अब खुद से साथ और अत्याचार नहीं होने देगी। वो डटकर रुद्रम का सामना करेगी। उसे पता था कि उस रात उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो वहां कैसे पहुंची, तो वो क्यों रुद्रम के गुस्से को सहे। भले ही वो ऐसा बोल रही थी, पर अंदर से बहुत ज्यादा घबराए हुए थी। आखिर रुद्रम की हैवानियत को अच्छे से जानती थी। ऐसे ही रुद्रम के बारे में सोचते सोचते पूरा दिन कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला। उसने अभी तक डिनर रेडी नहीं किया था और न ही घर का कोई काम किया था। उसने सोच लिया था कि अब रुद्रम का कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। वो उसकी पत्नी थी, कोई कठपुतली नहीं जो उसके इशारे पर नाचे। उसका आंखें भारी होने लगी थी। इन सब के बारे में सोच सोचकर वो बुरी तरह थक चुकी थी। उसे अब आराम की जरूरत थी, इसलिए वो ऊपर चली गई। लगभग आधी रात को आर्या को अपने ऊपर कुछ भार महसूस हो रहा था। उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसे महसूस कर आर्या ने झट से अपनी आंखें खोल ली और अपने बाजू में देखा, और रुद्रम को वहां देखकर उसकी आंखें डर से फैल गए। उसने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बज रहे थे। ये रुद्रम इस वक्त उसके साथ उसके रूम के क्या कर रहा है और वो कब आया उसे पता क्यों नहीं चला। भले ही रुद्रम की आंखें बंद थी और वो शांति से सो रहा था, लेकिन आर्या को वो इस समय किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वो भी ऐसा वैसा शैतान नहीं, शैतानों का राजा। आर्या बस कैसे भी करके रुद्रम के उठने से पहले यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि रुद्रम की आंख खुले और वो फिर से उसके साथ वो सब करे। नहीं, ऐसा हुआ तो वो सह नहीं पाएगी। आर्या ने एक गहरी सांस ली। उसे इस समय बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन उसे कुछ भी करके यहाँ से जाना था। रुद्रम को अपने इतने करीब देखकर उसे बहुत डर लग रहा था। ऊपर से वो रात में उसके साथ उसके रूम क्यों था। क्या ये रुद्रम की कोई नई चाल थी उसे परेशान करने की? क्योंकि रुद्रम को उसे परेशान करने में मजा आता था, जिस वजह से आर्या इतनी घबराई हुई थी। उसे तो लगा था कि आज रुद्रम घर वापस ही नहीं आएगा, क्योंकि जब भी उसका और रुद्रम का कोई झगड़ा होता था तो रुद्रम कुछ दिनों के लिए कहीं गायब हो जाता था। वो कहा जाता था उसे कुछ पता नहीं होता था, जिस वजह से वो रुद्रम को देखकर इतना हैरान हो गए थी कि वो वापस क्यों आया, और आया तो आया उसके रूम में क्यों आया। एक ही टाइम पर आर्या से इतने झटके बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, पर आर्या को नहीं पता था कि ये तो बस एक शुरुआत थी, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी था। आर्या अपने ऊपर से रुद्रम के भारी भरकम हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फूल जैसी लड़की कहाँ पहाड़ को हिला पाती। आर्या के इस तरह लगातार हिलने की वजह से रुद्रम की आंखें खुल गए। वैसे भी उसकी नींद बहुत कच्ची था। उसने आर्या की तरफ देखा जो उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गए। अचानक से आर्या की पूरी बॉडी कॉप गए। उसने अपनी डरी हुई नजरों से रुद्रम की तरफ देखा और रुद्रम की लाल आंखें देखकर वो अंदर तक हिल गए। उसे लगा जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया।
आर्या कुछ बोलती या रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही रुद्रम आर्या के ऊपर आ गया और रुद्रम को अपने ऊपर देखकर आर्या की कपापहट और बढ़ गए। उसे लगा जैसे रुद्रम उसके साथ फिर से वो सब करेगा जो वो रोज करता था। आर्या के उसके करीब आने से प्रॉब्लम नहीं थी, वो जिस तरह उससे पेश आता था उससे प्रॉब्लम थी। वो जैसा भी था उसका पति था, उसे उससे प्यार चाहिए लेकिन उसे उसके बदले सिर्फ दर्द मिलता था। रुद्रम अपनी खून भरी आंखों से आर्या को घूर रहा था, जैसे वो अभी अभी कि उससे जिंदा ही निगल जाएगा। रुद्रम को इस तरह देखकर आर्या को डर लग रहा था कि रुद्रम उसके साथ अब क्या करेगा। बस वो उसके साथ वो सब न करे जो वो सोच रही थी, वरना आज वो सच में पूरी तरह टूट जाती। आज जो उसने हिम्मत दिखाई थी वो सब बेकार हो जाती। रुद्रम उसे घूरते हुए अपनी भयानक आवाज में बोला, लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गए है। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें सुबह कुछ नहीं कहा, इसका मतलब कि तुम कुछ भी करोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की। रुद्रम की बात सुनकर आर्या की आंखें हैरानी से फैल गए। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने अभी अभी क्या सुना। क्या उसके सामने वही रुद्रम था जिसे बस उसे टॉर्चर करने का मौका चाहिए होता था। उसे दर्द में देखकर उसे मजा आता था। फिर सुबह की बात के लिए उसने उससे कुछ कहा क्यों नहीं, और न ही कोई सजा दी। वही आर्या को अभी भी कुछ न बोलता देख रुद्रम का गुस्सा और बढ़ गया और वो उसे झकझोरते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की। वही रुद्रम की भयानक आवाज सुनकर आर्या अपने सेंस में वापिस आए और रुद्रम की तरफ देखा जो उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। रुद्रम को इस तरह देखकर आर्या बुरी तरह डर गए। उसे रुद्रम के गुस्से से बहुत डर लगता था। उसे पता था कि रुद्रम गुस्से में कुछ कर सकता है, लेकिन उसे कुछ तो बोलना होगा वरना ये राक्षस उसे खा ही जाएगा। वो अपना थूक गटकते हुए अपनी कपकपाती हुई आवाज में बोली, नहीं तो आपको कुछ गलतफहमी हुई है। वो मुझे ठंड लग रही थी इसलिए बस मैं ऐसी बंद करने के लिए उठ रही थी। आर्या रिमोट की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो साइड टेबल पर रखी हुई थी। रुद्रम ने रिमोट की तरफ देखा जो सच में टेबल पर रखा हुआ था। फिर एक नज़र आर्या की तरफ देखा जो अपनी डरी हुई नजरों से उसे ही देख रही थी। ये देखकर रुद्रम एकदम से शांत हो गया कि आर्या उससे दूर जाने की कोशिश नहीं कर रही थी। अगर ऐसा होता तो वो खुद नहीं जानता था कि वो आर्या के साथ क्या कर बैठता। वैसे भी आर्या को अपने इतने करीब देखकर उसने कैसे खुद को कंट्रोल किया था सिर्फ वो ही जानता था। लेकिन वो रुद्रम था, भले तो इतनी आसानी से आर्या को कैसे छोड़ देता, चाहे रीजन कुछ भी क्यों न। उसने उससे दूर जाने की कोशिश की थी। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, आर्या उसे इग्नोर करे उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। पता नहीं पर उसे आर्या का इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रुद्रम कसकर आर्या के जबड़े में को पकड़ते हुए उसे अपने मुंह के करीब लाते हुए बोला, वाइफ तुम्हें अच्छा से पता है कि कोई इग्नोर करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर तुम, समझ आया। ये बोलकर रुद्रम ने अपने गर्म होठ आर्या के गुलाबी होठों पर रख दिए और उसे बेरहमी से चूमने लगा। वो उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे कि वो उसे कच्चा निकल जाएगा। बेचारी आर्या, उसे तो समझ ही नहीं आया हुआ कि अभी अभी क्या हुआ और उसने कब रुद्रम को इग्नोर किया, लेकिन उसके अंदर रुद्रम से ये सब पूछने की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी रुद्रम को बदला बदला देखकर वो पहले ही काफी हैरान थी। जिस इंसान को उसके करीब आने से नफरत थी वो बस अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए करीब आता था। आज ऐसा क्या हुआ जो उसे इस तरह दूर जाता देख वो गुस्से से पागल हो गया था। आर्या ये साफ नोटिस कर सकती थी रुद्रम आज उसके साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आ रहा था। वो उसे किस कर रहा था लेकिन आज वो किस में पहले जैसी नफरत नहीं थी। भले ही वो उसे इंटेंसली किस कर रहा था लेकिन आज उसे अपने होठों बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि आज से पहले होठों पर किस कम उसे कुतरता ज्यादा था। रुद्रम तब तक उसे किस करता रहा जब तक आर्या की सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो गए। उसके बाद एक स्मूच के साथ उसने उसे छोड़ दिया। रुद्रम कसकर आर्या के जबड़े में को पकड़ते हुए उसे अपने मुंह के करीब लाते हुए बोला, वाइफ तुम्हें अच्छा से पता है कि कोई इग्नोर करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर तुम, समझ आया। ये बोलकर रुद्रम ने अपने गर्म होठ आर्या के गुलाबी होठों पर रख दिए और उसे बेरहमी से चूमने लगा। वो उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे कि वो उसे कच्चा निकल जाएगा। बेचारी आर्या, उसे तो समझ ही नहीं आया हुआ कि अभी अभी क्या हुआ और उसने कब रुद्रम को इग्नोर किया, लेकिन उसके अंदर रुद्रम से ये सब पूछने की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी रुद्रम को बदला बदला देखकर वो पहले ही काफी हैरान थी। जिस इंसान को उसके करीब आने से नफरत थी वो बस अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए करीब आता था। आज ऐसा क्या हुआ जो उसे इस तरह दूर जाता देख वो गुस्से से पागल हो गया था। आर्या ये साफ नोटिस कर सकती थी रुद्रम आज उसके साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आ रहा था।
वो उसे किस कर रहा था, लेकिन आज वो किस में पहले जैसी नफरत नहीं थी। भले ही वो उसे इंटेंसली किस कर रहा था, लेकिन आज उसे अपने होठों बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि आज से पहले होठों पर किस कम उसे कुतरता ज्यादा था। रुद्रम तब तक उसे किस करता रहा जब तक आर्या की सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो गए। उसके बाद एक स्मूच के साथ उसने उसे छोड़ दिया। रुद्रम ने आर्या की तरफ देखा जो गहरी गहरी सांस ले रही थी और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन तभी उसकी नज़र आर्या की क्लीवेज पर गई और उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। भले ही उसने सोच लिया था कि वो आज आर्या के साथ वो सब नहीं करेगा, लेकिन आर्या को इस तरह देखकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऊपर से इन 1 सालों में उसकी बॉडी को आर्या की आदत हो गई थी, जिस वजह से उसका कंट्रोल करना और मुश्किल हो गया था। उसे आर्या पर गुस्सा भी आ रहा था। क्या इस लड़की को थोड़ी सी भी अकल नहीं है कि एक लड़के के सामने किस तरह रहना चाहिए? क्या ये लड़की उसे भड़काने की कोशिश कर रही थी? वही आर्या, उस बेचारी की इसमें क्या गलती थी? आज उसे एक के बाद इतने झटके मिल रहे थे, उसका ध्यान अपने कपड़ों की तरफ गया ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से रुद्रम को क्या हो गया। वो उसके साथ इतने नरमी से क्यों पेश आ रहा था? जो इंसान उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, जिसे उसके चेहरे से नफरत थी, आज ऐसा क्या हो गया जो वो उसके साथ इतने अच्छे से बात कर रहा था? भले ही उसे ये बात अच्छी लग रही थी, पर वो डरी हुई भी थी कि कहीं ये सब रुद्रम की कोई नई साजिश तो नहीं थी उससे बदला लेना की, क्योंकि उसकी नज़रों में तो उस रात के पीछे आर्या का ही हाथ थी। आर्या जानबूझकर उस रात उसके करीब आए थी। आर्या अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी ऊपर किसी की जलती नज़रें महसूस हुए। ये महसूस कर उसने जल्दी से रुद्रम की तरफ देखा जो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ उसे घूर रहा था। रुद्रम को इस तरह खुद को घूरता देख आर्या ने जल्दी से खुद को कवर कर लिया। रुद्रम को इस तरह देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए थी। आर्या को इस तरह खुद को छुपाता देख रुद्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गए। उसने घूरकर आर्या की तरफ देखा और फिर रिमोट उठाकर ऐसी बंद करते हुए कसकर आर्या के हाथों को पकड़ते हुए बोला, शायद तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ। पति हूँ मैं तुम्हारा पति। तुम चाहो भी तो मुझसे बच नहीं सकती हो, समझी? इसलिए आज के बाद मुझसे छुपाने या मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या हाल करूंगा। वैसे तुम छुपाने की क्या कोशिश कर रही हो? तुम्हारे शरीर का एक ऐसा कौन नहीं है जो मैंने नहीं देखा हो। ये बोलकर रुद्रम ने एक झटके के साथ ब्लैंकेट खींचकर आर्या से अलग कर दिया और अपने होठ आर्या के मुलायम और कोमल होठों पर रख दिए और उसे सिद्धार्थ के साथ चूमने लगा। आर्या ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया और न रुद्रम को खुद से दूर करने की कोशिश की। भले ही वो डरी हुई थी, कहीं रुद्रम हर रोज की तरह उसके साथ वैसे जानवरों की तरह पेश तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्रम को रोक सके या उसे मना कर सके। वो ये बात अच्छे से जानती थी, रुद्रम का उसे रोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर उसने कोशिश की तो वो गुस्से से पगला हो जाएगा और फिर पता नहीं वो उसके साथ क्या करे। आर्या ने कस और अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्रम जो करना चाहता था उसे करने दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि आज रुद्रम उसके साथ कुछ ज्यादा ही जेंटल था। भले ही उसे अभी भी दर्द हो रहा था, पर वो उस दर्द के समाने कुछ भी नहीं था जो वो इन 1 साल से झेलते आ रही थी। ये महसूस कर आर्या ने राहत की सांस ली और उसने कसकर रुद्रम को उसकी कमर से पकड़ लिया। आर्या को इस तरह खुद को पकड़ता देख रुद्रम एक पल के लिए रुक गए, क्योंकि वो जब भी आर्या के साथ वो सब करता था आर्या किसी लाश की तरह बेड पर पड़ी रहती थी या कुछ भी रिएक्ट नहीं करती थी। उसे टच करना तो दूर की बात थी। इसलिए आज जब उसने आर्या को इस तरह खुद को टच करता रुद्रम एक पल के हैरान हो गया, लेकिन फिर उसके होठ के कोने थोड़े से मुड़ गए और वो फिर से आर्या के साथ वो सब करने लगा। अगली सुबह 8 बजे रुद्रम हॉल में बैठा अपने असिस्टेंट के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था, लेकिन उसका सारा ऊपर की तरफ था जैसे वो किसी का आना का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जब बहुत देर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया तो उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। फिर उसने एक नौकर वो अपने पास बुलाया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और अपने असिस्टेंट के साथ वहां से चला गया। वहीं ऊपर आर्या की आंख खिड़की से आती धूप की रोशनी से खुली। आर्या ने घड़ी की तरफ देखा और उसकी आंखें शोक से फैल गई। 10 बज गए थे। वो इतनी देर तक कैसे सोती रही? उसने इधर उधर देखा, उसे रुद्रम कभी भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उसने एक राहत की सांस ली। तभी उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा जो कल हुआ था। उसे आज बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो बहुत फ्रेश फील कर रही थी। पता नहीं कितने साल बाद वो इतने सुकून से सोए थी, वरना उसे रोज जल्दी उठकर रुद्रम के लिए ब्रेकफास्ट बनाता पड़ता था और घर का सारा काम भी करना पड़ता था। रात भर रुद्रम की टॉर्चर की वजह से वो पहले ही थक जाती थी, फिर इतना सारा काम उसके अंदर जान ही बचती थी।
लेकिन आज इतने सालों बाद उसे शांति मिली थी। उसे लग रहा था कि उसने कल जो कुछ भी किया सही किया। आर्या उठी और सीधे बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आए। उसने इस समय एक बहुत ही सुंदर सी पीली रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो मिरर के सामने गए और रेडी होने लगी। थोड़ी ही देर आर्या तैयार हो गए। उसने एक नज़र अपने आप को मिरर में देखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। आज वो सही मानियों में एक शादीशुदा लड़की लग रही थी। पहले वो मंगलसूत्र और सिंदूर के अलावा कुछ नहीं पहनती थी, लेकिन आज उसने उन सब के अलावा हाथ में लाल चूड़ियां पहनी थी, पैरों में पायल, आंखों में गहरा काजल, होठों में रेड लिपस्टिक लगाया और उसके साथ एक छोटी सी मैचिंग की बिंदी भी लगाई थी। इन सब में आर्या कहर ढा रही थी। आज वो काफी सुंदर लग रही थी। आर्या ने एक आखिरी बार खुद को मिरर में देखा और फिर नीचे चली गए। आर्या की नीचे आते ही पायल की छन छन की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। आवाज सुनकर मिष्टी किचन से बाहर आ गए। आर्या को इस तरह देखकर पहले तो वो हैरान हो गई, लेकिन फिर उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। आज सुबह जब वो किचन में आई थी तो उसे आर्या कभी भी दिखाई नहीं दी थी, जिस वजह से वो हैरान हो गए थी। वरना आर्या हमेशा उसके आने से पहले उठ जाती थी, और जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी हैरानी परेशानी में बदल गई थी। उसे अब आर्या की टेंशन होने लगी थी कि कहीं रुद्रम ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। लेकिन उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर जाकर आर्या को देख सके, क्योंकि रुद्रम के रूम में आर्या के अलावा किसी की भी जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन अब आर्या को अपने आंखों के सामने इतना खुश देखकर उसने राहत की सांस ली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ, लेकिन वो आर्या के लिए खुश थी, क्योंकि वो जब से घर में आए उसने सिर्फ आर्या को रोते हुए देखा था। उसे आज रुद्रम भी कुछ बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि आर्या को इतनी देर तक सोता देखकर भी उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, वरना वो छोटी छोटी बात पर आर्या पर गुस्सा करता रहता था। वही आर्या ने सोच लिया था कि वो अब पहले की तरह ही रहेगी, उसका जो मन होगा वो वही करेगी। पहले ही उसने इतना कुछ झेल रही था, अब वो और नहीं सहेगी, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे पता था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों कर ले वो रुद्रम से भाग नहीं सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो जीना ही भूल जाए। वैसे भी उसने अपनी बेवकूफ़ी के वजह से 1 साल तो बर्बाद कर ही दिया था, पर और नहीं वो अपने और रुद्रम के रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगी, जिससे वो खुलकर अपनी जिंदगी जी सके। मिष्टी बोली, आर्या दीदी आपको भूख लगी होगी न, चलिए बैठिए मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये बोलकर मिष्टी किचन में चली गए। आर्या ने भी मिष्टी को मना नहीं किया और सीधे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, क्योंकि उसे भी इस समय बहुत तेज भूख लगी थी। खाने को देखते ही आर्या के मुंह में पानी आ गया और वो बिना कुछ बोले खाने पे ऐसे टूट पड़ी जैसे वो सालों की भूखी हो, और ये सच भी था, उसने इन 1 सालों में ढंग से खाना भी नहीं खाया था। मिष्टी आर्या के बगल में ही बैठी हुई थी और मुस्कुराकर आर्या को खाना खाते देख रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही जिसे वो जानती है, क्योंकि आज आर्या सच में काफी खूबसूरत लग रही थी। ऊपर उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। क्या रुद्रम सच में बदल क्या है? उस इन सब के पीछे उसकी कोई साजिश है? रुद्रम के इस तरह बदलने की पीछा का क्या करना है? आर्या रुद्रम पर भरोसा कर कोई गलती तो नहीं कर रही है? क्या आर्या को इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहिए? वही दूसरी तरफ सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। ईशा इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गुस्से में उसने अपने सोचने समझने की शक्ति की खो दी। पहले ये ध्रुव और अब ये कार्तिक, मुझे समझ नहीं आता है कि सबको इस बदसूरत लड़की में दिखता क्या है। इस लड़की के पास बदसूरत चेहरे के अलावा है ही क्या, या इसे अपने बैड स्किल्स पर इतना भरोसा है जो वो इस तरह खुलेआम लड़कों को सिड्यूस करती फिरती रहती थी? हाँ, ऐसा ही होगा, वरना इसे किस बात का इतना घमंड होता। उसके हिसाब से आरोही एक बहुत ही गिरी हुई लड़की थी, जिसे बस लड़के को सिड्यूस करना आता था। ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि आरोही शादीशुदा है और उसकी शादी किसी बूढ़े आदमी से हुई है जो बहुत ही अमीर है और बहुत जल्द मरने वाला है, क्योंकि ये बात सबको खुद सोनाली ने बताई थी जो उसकी बहन थी, इसलिए सबने बेझिझक उस बात पर भरोसा कर लिया था। आखिर उनके हिसाब से ऐसी कौन सी ही बहन होगी जो अपनी बहन के लिए ये सब झूठ कहेगी? वो आरोही से बहुत नफरत करती थी पहले ध्रुव, और अब वो उससे उसका कार्तिक छीनना चाहती थी। नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी। ईशा मुरे और आरोही के पास गए और चिल्ते हुए बोली, आरोही यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्तिक को सेड्यूस करने की? सच में तुम नंबर की बेशर्म हो, शादीशुदा होते हुए भी दूसरे लड़कों पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोलते हुए उसने आरोही को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर वो थप्पड़ आरोही को लगता उससे पहले ही कोई उनके बीच में आ गया। ईशा ने सामने देखा और कार्तिक को वहां देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे एहसास किया कि उसने आरोही की जगह कार्तिक को थप्पड़ मार दिया था।
ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गए कि कार्तिक उससे गुस्सा न हो गए। फिर वो जल्दी से खुद को एक्सप्लेन करते हुए बोली, कार्तिक मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कार्तिक अपने खा जाने वाली नजरों से ईशा को घूर रहा था, फिर अपनी भयानक आवाज में, आज के बाद अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई होगा। अगर तुम्हें आरोही को जरा भी नुकसान पहुंचा तो दूर उसके बारे में सोचा तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। आरोही निराश महसूस कर रही थी। इस लड़के को उससे क्या प्रॉब्लम थी? कुछ सेकंड में ही उसने कितने लोगों को उसका दुश्मन बना दिया था। लड़कियों उसे जानलेवा नजरों से घूर रही थी, जैसे उसे अपनी आंखों से ही मार देना चाहती हो। शायद इतना काफी नहीं था। ईशा पर चिल्लाने के बाद कार्तिक आरोही की तरह मुड़ा। उसकी नजरों जो अभी तक कोल्ड थी, आरोही को देखती ही एकदम से सॉफ्ट हो गए। फिर वो अपनी प्यार भरी आवाज में बोला, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? आरोही पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। ये लड़का, उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी उसे जान से मार दे। इतना सब कुछ करने के बाद देखो कि इतना भोला बन रहा है, कितने प्यार से पूछ रहा है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अभी नहीं हुआ तो क्या? उसके यहाँ से जाने के बाद उसे लगता है कि ये लड़कियां उसे छोड़ने वाली थी, खासकर ये ईशा। वो उसे ऐसी घूर रही थी कि उसे जिंदा ही जला देगी। उसे कुछ न कुछ तो करना ही, वरना ये सब लड़कियां उसे कच्चा ही निकल जाएगी। आरोही अपनी थूक निगलते हुए बोली, नहीं नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सही टाइम पर मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच बड़े भाई। उसे समझ आ रहा था कि कार्तिक जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था, पर वो ऐसा क्यों कर रहा था उसे समझ नहीं आया। आज तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उसे गुस्सा आ जाए। फिर उसके किस बात से वो नाराज हो गया? भाई, आरोही के मुंह से अपने लिए भाई सुनकर कार्तिक की सॉफ्टनेस एकदम से गायब हो गया। ये लड़की यहाँ वो उसकी मदद कर रहा था और वो उसे भाई कह रही थी। वो उसका भाई वाई नहीं था, नहीं उसे उसका भाई बनाने का कोई शौक था। कार्तिक अपने दांत पिसते हुए बोला, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ समझी, इसलिए मुझे आज के बाद भाई मत बोलना, समझ में आया? कार्तिक को इतने गुस्से में देख आरोही को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कहा जिससे कार्तिक इतना नाराज हो गया, पर उसे पता था कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। कार्तिक से बहस करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। वही ईशा गुस्से से आरोही को देख रही थी। आज सिर्फ आरोही की वजह से कार्तिक ने पूरे कॉलेज के सामने उसे गुस्सा किया। आज वो पूरे कॉलेज के सामने बस एक मजाक बनकर रह गए थी। वो अपनी बेइज्जती का बदला आरोही को लेकर रहेगी। फिर वो रोते हुए वहां से चली गए। वही ईशा के वहां से जाने के बाद वहां मौजूद बाकी स्टाफ भी कार्तिक के डर के वजह से धीरे धीरे वहां से चले गए। वही सब के वहां से चले जाने के बाद आरोही कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे किस बात से तुम इतना नाराज हो गए? कहीं तुम्हें इस बात का बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें हस्बैंड से कंपेयर किया और कहा कि वो तुमसे लाख गुना ज्यादा हैंडसम है? अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपनी इमेज की इतनी चिंता होगी। वैसे भी मैंने बस ऐसा कहा था, किसी को कोई प्रूफ नहीं दिया था, इसलिए मैं 100% श्योर हूँ कि किसी को भी मेरी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ होगा। लोगों की छोड़ो, मुझे पता है तुम्हें भी मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इमेज। कार्तिक ने धीरे से अपने चेहरे पे हाथ फेरा, जो चाटे की वजह से उसका चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया था। कार्तिक ने आरोही की तरफ देखा और फिर चल उसके पास आया। कार्तिक को इस खुद पास आते देख आरोही जल्दी से पीछे हट गए। उसे आज कार्तिक कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सुबह से ही बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था, जिस वजह से उसे खुद के करीब आता देख आरोही एक सेकंड के लिए घबरा गए थी। वैसे भी सिंघानिया परिवार के सब बच्चों का दिमाग खराब था। वो कब क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं होता था। वो नहीं, कार्तिक के किसी बेवकूफ़ी के वजह से वो खतरे में पड़ जाए। कार्तिक ने अगर उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो दक्ष उसका तो पता नहीं, पर उसे नहीं छोड़ेगा। वैसे भी दक्ष उसको लेकर हद से ज्यादा पजेसिव था। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई दूसरा आदमी उसके करीब आए, चाहे वो इंसान उसका खुद का भांजा ही क्यों न हो। आरोही बोली, कहीं तुम्हें इस बात का बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें हस्बैंड से कंपेयर किया और कहा कि वो तुमसे लाख गुना ज्यादा हैंडसम है? अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपनी इमेज की इतनी चिंता होगी। वैसे भी मैंने बस ऐसा कहा था, किसी को कोई प्रूफ नहीं दिया था, इसलिए मैं 100% श्योर हूँ कि किसी को भी मेरी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ होगा। लोगों की छोड़ो, मुझे पता है तुम्हें भी मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इमेज। कार्तिक ने धीरे से अपने चेहरे पे हाथ फेरा, जो चाटे की वजह से उसका चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया था। कार्तिक ने आरोही की तरफ देखा और फिर चल उसके पास आया। कार्तिक को इस खुद पास आते देख आरोही जल्दी से पीछे हट गए।
उसे आज कार्तिक कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सुबह से ही बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था, जिस वजह से उसे खुद के करीब आता देख आरोही एक सेकंड के लिए घबरा गए थी। वैसे भी सिंघानिया परिवार के सब बच्चों का दिमाग खराब था, वो कब क्या कर दे किसी को कुछ पता नहीं होता था। वो नहीं कार्तिक के किसी बेवकूफ़ी के वजह से वो खतरे में पड़ जाए। कार्तिक ने अगर उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो दक्ष उसका तो पता नहीं पर उसे नहीं छोड़ेगा। वैसे भी दक्ष उसको लेकर हद से ज्यादा पजेसिव था। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई दूसरा आदमी उसके करीब आए, चाहे वो इंसान उसका खुद का भांजा ही क्यों न हो। कार्तिक आरोही के सामने अपने घुटने पर बैठ गया और उसकी जूते की लेस बांधने लगा जो शायद खुल गए थे। ये देखकर आरोही जल्दी से पीछे हट गए। उसने देखा कि कार्तिक ने बड़ी ही करीने से उसकी लेस को बांध दिया था। वही आरोही को इस तरह देखकर कार्तिक उसे कंफर्ट करते हुए बोला, डरो मत, मैं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचना चाहता हूँ। वो बस में ये बोलते बोलते कार्तिक अचानक से रुक गया। आरोही उसे संदिग्ध नजरों से देखते हुए बोली, वो बस में क्या? आरोही की बात सुनकर कार्तिक स्माइल करते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ। और फिर कुछ देर रुक कर आगे बोला, और तुम चाहो तो हम दोस्त से भी ज्यादा हो सकते हो। आई होप तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कार्तिक की ये बात सुनकर आरोही पूरी तरह से हक्की बक्की हो गई। क्या इस लड़के ने अभी अभी उसे प्रपोज किया? आरोही को अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। ये इस लड़के अचानक से को क्या हो गया, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा था? आरोही पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। उसके रोबोन के बाद इतना कुछ बदल कैसे गया? अगर उसकी पिछली मुश्किलों भरी थी, फिर ये वाली जिंदगी क्या थी? ये तो उससे भी बुरी थी। उसने सोचा कि वो सब कुछ बदल देगी, जो चीज़ उसके साथ पिछली जिंदगी में हुई थी वैसे नहीं होने देगी। हाँ, उसने वो सब बदल दिया था, लेकिन हर दिन एक नई मुसीबत उसके सामने आ रही थी। उसका क्या? पहले ध्रुव और ये कार्तिक, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबको उससे प्रॉब्लम क्या थी। कोई उसे शांति से जीने क्यों नहीं दे रहा था। आरोही ने सोचा कहीं ध्रुव की तरह कार्तिक ने भी उसका असली चेहरा तो नहीं देख लिया। उसका ये चेहरा सच में अभिश्रप से कम नहीं था। पिछली जन्म में इसी चेहरे के वजह से उसे वो सब झेलना पड़ा था और अभी भी उसके साथ वही हो रहा था। हालांकि वो इन दोनों बहुत सावधानी बरत रही थी। दक्ष के अलावा वो किसी को भी अपना असली चेहरा नहीं दिखती थी। और कार्तिक ध्रुव से बहुत अलग था। उसके स्टेटस को ध्यान में रखते हुए उसे उससे भी सुंदर और साथ ही साथ अमीर लड़की मिल सकती थी जो उसकी स्टेटस की भी हो, जिस वजह से उसे नहीं लगता था सिर्फ इस वजह से कार्तिक अचानक से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जरूर कुछ और बात होगी। तभी अचानक से आरोही को कुछ याद आया। भले ही पिछली जिंदगी में वो कार्तिक से ज्यादा नहीं मिली थी और न ही उसे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता था, पर उसने ये सुना था कि कार्तिक दक्ष के कुछ ज्यादा ही क्लोज है और वो उसे लेकर हद से ज्यादा पजेसिव थी। वो अपने अलावा किसी को भी दक्ष की क्लोज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कार्तिक के मॉम डैड की डेट के बाद दक्ष ही था जिसने उसका ध्यान रखा था। दक्ष ने उसकी छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखा, उसे वो सब दिया जो उसे पसंद था, जिस वजह से कार्तिक दक्ष से कुछ ज्यादा ही क्लोज था और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। उसका मानना था कि दक्ष के प्यार पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। यहाँ तक कि अगर अर्जुन भी कभी दक्ष के ज्यादा क्लोज होने की हिम्मत करता था तो कार्तिक भड़क जाता था। और जब से कार्तिक को दक्ष की शादी के बारे में पता चला था तो वो दक्ष से गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसके हिसाब से अब दक्ष उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा और वो अपनी वाइफ को ही सारा प्यार करेगा, जिस वजह से वो घर छोड़कर हॉस्टल रहने आ गया था। सबसे उसे समझने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की वो, पर वो नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा था कि वो तभी वापस आएगा जब वो लड़की वहां से चली जाएगी। यहाँ कि उसने ये भी जानने की कोशिश नहीं की वो लड़की कौन है, इसलिए उसे आरोही के बारे में कुछ नहीं पता था। क्या ऐसा हो सकता था कि कार्तिक को उसके और दक्ष के बारे में पता चल गया हो, इसलिए वो उसे परेशान कर रहा था। आरोही ने ध्यान से इस बारे में सोचा। दक्ष कल रात को ले जाया था और एकदम से अगले ही दिन कार्तिक का बिहेवियर उसकी तरफ बदल गया। अगर ये बात सच थी कि सच में ये लड़का दक्ष को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव था, उसे डर था कि आरोही के वजह से दक्ष का प्यार उसके प्रति बढ़ जाएगा, इसलिए वो उससे उसकी वाइफ चुराने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर एक बार ध्यान से मेरे चेहरे की तरफ देखो। तुम खुद सोचो, अगर मैं मेकअप के साथ ऐसी लगती हूँ तो बिना मेकअप कितनी भयानक लगती होगी। कार्तिक ने एक बार आरोही के चेहरे की तरफ देखा और उसका चेहरा एकदम से मुरझा गया। वही दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन। एक हफ्ता बीत गया था और रुद्रम अभी भी उसके साथ उसी तरह पेश आ रहा था। वो अब उसे उस तरह टॉर्चर नहीं करता था, जिस वजह से आर्या आजकल बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। रात के लगभग 10 बजे रुद्रम अंदर आते ही सीधे ऊपर अपने रूम में चला गया। रूम में आते ही उसने इधर उधर देखा पर उसे आर्या कभी भी दिखाई नहीं दी। उसने बाथरूम में भी देखा पर वो वहां भी नहीं थी। आर्या को रूम में न देखकर रुद्रम का दिमाग खराब हो गया।
उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गए। वो रूम से बाहर आया और चिल्लाते हुए बोला, आर्या। वो बस चिल्लाए जा रहा था, आर्या, आर्या कहाँ हो तुम? पर आर्या ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वही मिष्टी जो किचन की सफाई कर रही थी, उसने जैसे ही रुद्रम की चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो डर गए। वो जल्दी से बाहर आए और रुद्रम की लाल आंखें देखकर डर के मारे कांपने गए। वैसा भी वो एक छोटी बच्ची थी, ऊपर से उसे रुद्रम से बहुत डर लगता था और इस समय तो वो नर्क से उतारा शैतान लग रहा था। तभी मिष्टी की दादी, जिनका नाम जानकी काकी था, वो जल्दी से आगे आए और डरते हुए बोली, क्या हुआ छोटे बाबा, आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? जानकी काकी की बात सुन रुद्रम उन पर गुस्सा करते हुए बोला, चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं, कब से चिल्ला रही हो पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। और ये आर्या कहाँ है? मैंने पूरा घर ढूंढ लिया पर वो मुझे कभी भी दिखाई नहीं दी। फिर जैसे रुद्रम को कुछ समझ आया और उसकी आंखें गुस्से से एकदम सुर्खलाल हो गई, वो बोला, एक मिनट, कहीं वो भाग तो नहीं गई? नहीं नहीं, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ से भाग सके। फिर रुद्रम जानकी काकी को गुस्से से घूरते हुए बोला, कहीं आपने तो आर्या को यहाँ से भगा नहीं दिया ताकि वो मुझसे दूर जा सके? रुद्रम इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा था। एक तो आज बैक तो बैक मीटिंग की वजह से उसका दिमाग पगले ही खराब था, और जब वो घर वापस आया तो उसे आर्या कभी भी दिखाई नहीं दिया, तो उसे गुस्सा आना लाजमी थी। जब जानकी काकी ने देखा कि रुद्रम उन पर शक कर रहा है तो वो बुरी तरह घबरा गए और जल्दी से हाथ बढ़ाते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं छोटे बाबा? मैं क्यों छोटी मैडम को भगवूंगी? और वो तो शाम से ही छत पे है, उन्होंने कहा कि वो ठंडी हवा लेना चाहती है। जब रुद्रम ने ये सुनी कि आर्या छत पर है तब जाकर उसने चैन की सांस ली। उसे खुद नहीं पता था कि अगर आर्या सच में भाग जाती तो वो क्या कर बैठता। आर्या को न देखकर वो कितना घबरा गया था, सिर्फ वो ही जानता था। फिर जैसे ही रुद्रम को याद आया कि इस समय आर्या छत है, वो फिर से भड़क गया और जानकी काकी पर चिल्लाते हुए बोला, आर्या इस समय छत पर है, वो भी शाम से। आपको पता है कितनी ठंड है, तो आप उसे इतनी देर तक छत पर रहने कैसे दे सकती है? अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो? रुद्रम को इस तरह खुद पर चिल्लाता देख जानकी काकी बोली, छोटे बाबा, मैं तो छोटी मैडम को बुलाने गई थी पर उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ अच्छा लग रहा है, इसलिए फिर मैंने उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया और मैं नीचे आ गई और अपने कामों में बिजी हो गई और फिर मैं भूल गई कि छोटी मैडम छत पर है। रुद्रम अपनी खा जाने वाली नज़रों से जानकी काकी को घूर रहा था। उनका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी धक्के मार के इस घर से निकल दे। वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अगर वो सालों से इस घर में काम नहीं कर रही तो पक्का वो उसे इसी समय घर से निकाल देता। रुद्रम को वहां से जाता देख जानकी काकी ने चैन की सांस ली। उन्हें अब रुद्रम की गुस्से की आदत हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किचन में अपना बाकी का काम करने चली गए। रूम में जाकर सबसे पहले रुद्रम ने अपने कपड़े चंगे किए और फिर आर्या के लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर ऊपर छत पर चला गया। लेकिन जैसे ही वो छत पर पहुंचा, अपने सामने का नजारा देखकर वो हैरान हो गया। दक्ष की ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वो इतना शौक हो गया? और कार्तिक क्या सच में आरोही को दिल से पसंद करता है या ये सब के पीछे उसकी कोई चाल है? क्या होगा जब दक्ष को कार्तिक की प्रपोजल के बारे में पता चलेगा? जब रुद्रम ने ये सुनी कि आर्या छत पर है तब जाकर उसने चैन की सांस ली। उसे खुद नहीं पता था कि अगर आर्या सच में भाग जाती तो वो क्या कर बैठता। आर्या को न देखकर वो कितना घबरा गया था, सिर्फ वो ही जानता था। फिर जैसे ही रुद्रम को याद आया कि इस समय आर्या छत है, वो फिर से भड़क गया और जानकी काकी पर चिल्लाते हुए बोला, आर्या इस समय छत पर है, वो भी शाम से। आपको पता है कितनी ठंड है, तो आप उसे इतनी देर तक छत पर रहने कैसे दे सकती है? अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो? रुद्रम को इस तरह खुद पर चिल्लाता देख जानकी काकी बोली, छोटे बाबा, मैं तो छोटी मैडम को बुलाने गई थी पर उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ अच्छा लग रहा है, इसलिए फिर मैंने उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया और मैं नीचे आ गई और अपने कामों में बिजी हो गई और फिर मैं भूल गई कि छोटी मैडम छत पर है। रुद्रम अपनी खा जाने वाली नज़रों से जानकी काकी को घूर रहा था। उनका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी धक्के मार के इस घर से निकल दे। वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अगर वो सालों से इस घर में काम नहीं कर रही तो पक्का वो उसे इसी समय घर से निकाल देता। रुद्रम को वहां से जाता देख जानकी काकी ने चैन की सांस ली। उन्हें अब रुद्रम की गुस्से की आदत हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किचन में अपना बाकी का काम करने चली गए। रूम में जाकर सबसे पहले रुद्रम ने अपने कपड़े चंगे किए और फिर आर्या के लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर ऊपर छत पर चला गया। लेकिन जैसे ही वो छत पर पहुंचा, अपने सामने का नजारा देखकर वो हैरान हो गया। जैसे ही रुद्रम छत पर आया, उसकी नजर आर्या के सोते हुए चेहरे पे पड़ी। चांद की रोशनी उसके छोटे से चेहरे पे पड़ रही थी, जिस वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।
रुद्रम ने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी ही लड़कियां देखी होगी। उसके पैसे और पावर को देखते हुए कितनी लड़कियों ने उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, पर रुद्रम ने कभी भी उन्हें एक नज़र उठाकर नहीं देखा, क्योंकि उसे उन जैसी लड़कियों से नफरत थी जिसे उसे पैसे से प्यार था। वो कैसे भी करके उसके बेड तक पहुंचना चाहती थी, पर रुद्रम ने कभी उनके चाल में उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। पर आर्या वो कुछ अलग थी। वो जब भी उसे देखता था खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाता था। यहाँ उसकी बीवी आराम से सो रही थी और वो पागलों की तरह यूज पूरे घर में ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र उसके शांत चेहरे पे गई थी वो उसका गुस्सा एकदम से गायब हो गया। 1 साल से आर्या उसके साथ रह रही थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा था जब वो उसे इतना ध्यान से देख रहा था, वरना अपने नफरत के आगे उसने ये सोचा ही नहीं कि आर्या को कैसा लगता होगा, उसे कैसा फील होते होगा जब वो उसे हर रात टॉर्चर करता था। रुद्रम को पता नहीं चला कि कब वो आर्या को देखते देखते उसके एकदम करीब पहुंच गया। तभी रुद्रम की नज़र उसकी साड़ी पर गई। आज आर्या किसी नए नवेली दुल्हन की रेडी हो रखी थी। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। आज पहली बार था जब उसने आर्या को इस रूप में देखा था, वरना वो सिर्फ मंगलसूत्र और सिंदूर के अलावा कुछ नहीं पहनती थी। रुद्रम ने देखा कि आज आर्या ने पूरा सातों श्रृंगार किया हुआ था। हाथों में लाल चूड़ियां, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, पैरों में पायल। ये सब देखकर रुद्रम को पता ही नहीं पर बहुत अच्छा लगता था। उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। उसे पता नहीं चला कि कब उसका पत्थर दिल आर्या के लिए पिघलने लगा। आर्या ने कब उसे दिल में अपनी जगह बना लिया, उसे पता ही नहीं चला। चुड़ैया की शोर से रुद्रम का ध्यान टूटा। रुद्रम ने देखा कि आर्या को ठंड लग रही है, जिस वजह से वो अपने पल्लू से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। रुद्रम ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा हुआ शॉल आर्या को उड़ा दिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रुद्रम ने ये सब बहुत ही आराम से किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आर्या की नींद टूटे। वही आर्या को जब गर्माहट का एहसास हुआ तो उसने आप को रुद्रम की गोद में एडजस्ट किया और अपना छोटा सा सिर उसकी छाती में छुपा लिया। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम के चेहरे पे एक छोटी सी ना दिखाने वाली स्माइल आ गई और फिर वो आर्या को वैसे ही गोद में लिए हुए नीचे चला गया। रुद्रम आर्या को सीधे अपने रूम में ले गया। वो आर्या को बेड पर लिटाने ही वाला था कि कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और रुद्रम ने आर्या को बेड पर लिटाने की जगह उसे पटक दिया। आर्या इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिस वजह से वो डर गई और वो उसके मुंह से एक चीख निकल गए। भगवान जी बचाओ, मैं मरने वाली हूँ, जय हनुमान जय हनुमान। इतना बोलते बोलते आर्या चुप हो गई, क्योंकि उसने देखा रुद्रम उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आर्या ने एक नज़र रुद्रम को देखा और फिर अपने रूम को देखते हुए मन में बोली, मैं यहाँ कैसे। फिर अपना सर खुजलाते हुए खुद से बोली, मैं तू छत पर थी ना, फिर यहाँ कैसे आए। कहीं ये देवल तो मुझे यह उठाकर नहीं लाया। जरूर यही लाया होगा। आर्या को अच्छे से पता था कि रुद्रम के अलावा किसी को भी उसे छूने की इजाज़त नहीं थी और ये कहीं ही हिम्मत थी। वैसे भी जैसे वो उसे घूर रहा था, आर्या को पक्का यकीन हो गया कि वो ही उसे लेकर आया होगा। रुद्रम की चंगे बिहेवियर की वजह से आर्या अब उसके सामने थोड़ी खुलने लगी थी और अब उसे उससे इतना डर भी लगता था और उसका पहले जैसा चुलबुला नेचर भी वापस आ गया था। आर्या अपनी घनी पलके को बार बार झपकाते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे। आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं क्या। आर्या अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए बोली। चुड़ैया की शोर से रुद्रम का ध्यान टूटा। रुद्रम ने देखा कि आर्या को ठंड लग रही है, जिस वजह से वो अपने पल्लू से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। रुद्रम ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा हुआ शॉल आर्या को उड़ा दिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रुद्रम ने ये सब बहुत ही आराम से किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आर्या की नींद टूटे। वही आर्या को जब गर्माहट का एहसास हुआ तो उसने आप को रुद्रम की गोद में एडजस्ट किया और अपना छोटा सा सिर उसकी छाती में छुपा लिया। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम के चेहरे पे एक छोटी सी ना दिखाने वाली स्माइल आ गई और फिर वो आर्या को वैसे ही गोद में लिए हुए नीचे चला गया। रुद्रम आर्या को सीधे अपने रूम में ले गया। वो आर्या को बेड पर लिटाने ही वाला था कि कुछ सोचकर उसके चेहरे वो आर्या को बेड पर लिटाने ही वाला था कि कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और रुद्रम ने आर्या को बेड पर लिटाने की जगह उसे पटक दिया।
आर्या इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिस वजह से वो डर गई और वो उसके मुंह से एक चीख निकल गए। भगवान जी बचाओ, मैं मरने वाली हूँ, जय हनुमान जय हनुमान। इतना बोलते बोलते आर्या चुप हो गई क्योंकि उसने देखा रुद्रम उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आर्या ने एक नज़र रुद्रम को देखा और फिर अपने रूम को देखते हुए मन में बोली, मैं यहाँ कैसे? फिर अपना सर खुजलाते हुए खुद से बोली, मैं तू छत पर थी ना, फिर यहाँ कैसे आए? कहीं ये देवल तो मुझे यह उठाकर नहीं लाया? जरूर यही लाया होगा। आर्या को अच्छे से पता था कि रुद्रम के अलावा किसी को भी उसे छूने की इजाजत नहीं थी और ये कहीं ही हिम्मत थी। वैसे भी जैसे वो उसे घूर रहा था, आर्या को पक्का यकीन हो गया कि वो ही उसे लेकर आया होगा। रुद्रम की चंगे बिहेवियर की वजह से आर्या अब उसके सामने थोड़ी खुलने लगी थी और अब उसे उससे इतना डर भी लगता था और उसका पहले जैसा चुलबुला नेचर भी वापस आ गया था। आर्या अपने दांत दिखाते हुए ही मैं यहाँ कैसे आए? मैं तो छत पर थी ना। आर्या रुद्रम की घूरती नजरों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। वही आर्या को इस तरह बेशर्मों की तरह अपने दांत दिखता देख रुद्रम उसे गुस्से से घूरना लगा। फिर वैसे ही घुरते हुए बोला, लगता है वाइफी तुम्हें कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है क्या हो? अगर मैं तुम्हारे ये दांत ही तोड़ दूं तो फिर पूरे घर में घूमती रहना बिना दांत के? रुद्रम लगभग उस पर चिल्लाते हुए बोला। रुद्रम के अचानक इस तरह चिल्लाने से आर्या की हंसी एकदम से गायब और उसकी जगह नमी ने ली थी। आर्या को समझ में ही नहीं आया कि अचानक से रुद्रम को क्या हुआ। वो इस तरह बेफालतू का उस पर गुस्सा क्यों कर रहा था? वो तो बस माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माहौल हल्का होने की जगह और ज्यादा गंभीर हो गया था। आर्या बस अपनी नम आंखें से रुद्रम की तरफ देख रही थी और वही आर्या की नम आंखें देखकर उसका चेहरा एकदम से कठोर हो गया। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली, जैसी वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर रहा हो पर खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। उसे बस आर्या की नम आंखें दिखाई दे रही थी, जिससे गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा था। रुद्रम ने एक झटके के साथ आर्या को उसकी कमर से पकड़ लिए और रुद्रम को अपने इतने करीब देखकर आर्या बहुत ज्यादा डर गए और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि इस समय रुद्रम बहुत ही भयानक लग रहा था। वो अपनी काली आंखें से आर्या को घूर रहा था और रुद्रम को इस तरह देखकर आर्या बुरी तरह डर गई थी। उसके दिल के कोने में अभी भी कहीं न कहीं वो डर मौजूद था कि रुद्रम उसके साथ वही सब भयानक करेगा। वही आर्या को इस तरह खुद से दूर जाता देख रुद्रम जैसे पागल ही हो गया। उसके आर्या को खुद से दूर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, खासकर तब जब वो उसके साथ रूम में हो। रुद्रम ने कसकर उसके जबड़े को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आर्या को लग रहा था कि कहीं उसका जबड़ा ही न टूट जाए। दर्द के मारे उसने कसकर अपनी बंद कर ली। दर्द के मारे उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, पर आर्या को रोता देखकर भी रुद्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आर्या को इस तरह उससे नजरें फेरता देख उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसका ये सोचकर खून उबल रहा था कि किस तरह उसके छूटे ही आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे उसका छूना अच्छा नहीं लगा। रुद्रम अपनी भयानक आवाज में, वाइफी अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। लेकिन जब उसने देखा कि आर्या ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली तो किसी सनकी की तरह उसके गर्दन को स्निफ करते हुए बोला, वाइफी मैंने कहा अपनी आंखें खोलो। शायद मैं इन दिनों तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही जेंटल तरह से पेश आ रहा हूं, तो भूल गए कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे इग्नोर करे, खासकर तुम वाइफी, इसलिए मैं आखिर बार बोल रहा हूँ अपनी आंखें खोलो। फिर कुछ देर रुककर आगे बोला, या फिर तुम चाहती ही कि मैं पहले वाला रुद्रम बन जाओ और तुम्हारे साथ उसी तरह से पेश आओ। रुद्राम को आखिरी बात सुनकर आर्या बुरी तरह घबरा गए और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली। वो घबराए हुए नजरों से रुद्रम की तरफ देख रही थी। वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रुद्रम पहले की तरह हो जाए। वो ही जानती थी कि उसने 1 साल तक रुद्रम का टॉर्चर कैसे झेला था। अब उसने वो सब झेलने की नहीं ताकत थी, नहीं हिम्मत थी, बल्कि वो रुद्रम के बदले हुए बिहेवियर से बहुत खुश थी। भले ही उसे कभी कभी गुस्सा आ जाता था और गुस्से में वो उसे चोट भी पहुंचा देता था, पर वो उस टॉर्चर के सामने कुछ नहीं था जो उसने 1 सालों में झेला था। वही आर्या को इस तरह उसकी बात मानता देख रुद्रम के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ गई और उसका गुस्सा जैसे छूमंतर हो गया। फिर वो उसकी बालों को ठीक करते हुए बोला, गुड वाइफी, और तुम इस समय छत पर क्या कर रही थी? अगर तुम्हें ठंड लग जाती तो, और तुम्हें पता है न कि जब मैं घर आऊँ तो मुझे तुम मेरे सामने चाहिए होती हो। मुझे सबसे पहले तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देखना होता है। रुद्रम की बात सुनकर आर्या पूरी तरह हैरान हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस किसी ओबीडियंट बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिला दिया। सच में वो रुद्रम को कभी समझ नहीं सकती थी, वो उसके बस से बाहर था।
अभी थोड़ी देर पहले उस पे कैसे गुस्सा कर रहा था जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगा, और देखो उससे कितने प्यार से पेश आ रहा था। वही रुद्रम ने फिर आर्या को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी गुलाबी होठों को देखते हुए अपनी सेडिक्टिव वॉइस में बोला, चलो वाइफी अब में मुझे किस करो। वही ये सब इतना जल्दी हुआ कि आर्या को कुछ समझ ही नहीं आया, और जब तक समझ आया उसने अपने आप को रुद्रम की गोद में पाया। आर्या अपनी बड़ी बड़ी आंखें किए रुद्रम को देख रही थी। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम अपने अंगूठे से आर्या के लिप्स को टच करते हुए बोला, वाइफी ऐसे क्या देख रही हो, चलो जल्दी से मुझे किस करो, या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं, अगर मैंने तुम्हें किस किया तो फिर तुम रात भर सो नहीं पाऊंगी। ये बोलकर ने हल्के से आर्या के लोअर लिप्स को बाइट कर लिया। वही रुद्रम के इस तरह करने से आर्या मुंह से निकल गए। रुद्रम की बात सुनकर आर्या पूरी तरह हैरान हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस किसी ओबीडियंट बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिला दिया। सच में वो रुद्रम को कभी समझ नहीं सकती थी, वो उसके बस से बाहर था। अभी थोड़ी देर पहले उस पे कैसे गुस्सा कर रहा था जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगा, और देखो उससे कितने प्यार से पेश आ रहा था। वही रुद्रम ने फिर आर्या को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी गुलाबी होठों को देखते हुए अपनी सेडिक्टिव वॉइस में बोला, चलो वाइफी अब में मुझे किस करो। वही ये सब इतना जल्दी हुआ कि आर्या को कुछ समझ ही नहीं आया, और जब तक समझ आया उसने अपने आप को रुद्रम की गोद में पाया। आर्या अपनी बड़ी बड़ी आंखें किए रुद्रम को देख रही थी। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम अपने अंगूठे से आर्या के लिप्स को टच करते हुए बोला, वाइफी ऐसे क्या देख रही हो, चलो जल्दी से मुझे किस करो, या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं, अगर मैंने तुम्हें किस किया तो फिर तुम रात भर सो नहीं पाऊंगी। ये बोलकर ने हल्के से आर्या के लोअर लिप्स को बाइट कर लिया। वही रुद्रम के इस तरह करने से आर्या मुंह से निकल गए। ये आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है कि मुझे किस करना नहीं आता है, आर्या ने धीरे से कहा, और ये बोलकर वो रुद्रम की गोद की उतरने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे इस समय बहुत शर्म आ रही थी। वही आर्या को इस तरह छटपटा देख रुद्रम अपनी पकड़ आर्या पर कसते हुए बोला, हिलो मत वाइफी, और मुझसे दूर जाने की तो सोचना भी मत। रुद्रम अपनी भयानक आवाज में बोला। रुद्रम को इस तरह फिर से गुस्सा करता देख आर्या एकदम से शांत हो गए। वही आर्या को शांत देखकर रुद्रम सेडिक्टिव वे में आर्या को होठों को टच करते हुए बोला, वाइफी हमारी शादी को कितना टाइम हो गया पर तुम्हें अभी तक किस करना नहीं आया, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें सीखता हूँ किस कैसे करते हैं, वैसे ही करना जैसा मैं करूँ, ठीक है। चलो अब जल्दी से मुझे किस करो। इतना बोल रुद्रम आर्या से हल्का सा दूर हुआ ताकि आर्या आराम से उसे किस कर सके। आर्या ने रुद्रम की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें में उसके लिए डिजायर साफ नजर रही थी। रुद्रम को इस तरह देखकर आर्या ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि वो चाहे तो भी भाग नहीं सकती है, इसलिए खुद को मन ही मन में मोटिवेट करते हुए बोली, कोई बात नहीं आर्या, तू ये कर सकती है, वैसे भी ये पहली बार थोड़ी न है जब हम किस कर रहे हैं, और वैसे भी अपने पति को किस करने में कैसी शर्म। इतना सोचकर आर्या धीरे धीरे रुद्रम की तरफ बढ़ाने लगी। अब वो रुद्रम के एकदम नजदीक आ गई थी। वो इतने करीब थे कि दोनों की नाक एक दूसरे से टच हो रही थी, दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। आर्या हल्का सा झुकी, वो अपने होंठ रुद्रम की होंठों पर रखने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर नोक हुआ। आवाज सुनकर आर्या जल्दी से पीछे हो गए। वही इस तरह आर्या को पीछे हटाता देख रुद्रम ने गुस्से में अपनी मुठियां भींच ली। उसे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। जो भी इस दरवाजे पर था, रुद्रम का मन कर रहा था कि उसे जान से ही मार दे या उसे इस देश के बाहर फिकवा दे। उसने इतने अच्छे पल को खराब कर दिया था। आर्या बस उसे किस करने वाली थी, बस इंसान के वजह से वो उससे दूर हो गए। रुद्रम अपनी भयानक आवाज में बोला, कौन है? वही रुद्रम की इतनी भयानक आवाज सुनकर मिष्टी डर गए और डरते हुए बोला, वो सर आपको और छोटी मैडम को अम्मा खाने के लिए बुला रही है, डिनर रेडी हो गया है। वही ये सुनकर रुद्रम ने अपना चेहरा आर्या के गर्दन में छुपा लिया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। साथ ही साथियों आर्या की गर्दन को चूम भी रहा था। आर्या से आती हुए भीनी भीनी खुशबू रुद्रम को बहुत अच्छी लग रही थी। उससे वो काफी रिलैक्स फील रहा था। वही रुद्रम के इस तरह करने से आर्या की हालत खराब हो रही थी। उसकी धड़कनें एकदम से तेज हो है। वही रुद्रम ने जब खुद को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया तो वो आर्या को खुद करते हुए बोला, ठीक है तुम जाओ, हम आ रहे हैं। ये सुनते ही मिष्टी वहां से भाग गए। वही रुद्रम आर्या की तरफ देखते हुए बोला, अभी तो तुम बच गए वाइफी, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। ये किस तुम पर उधार रही जिसे तुम्हें रात में चुकाना होगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। ये बोलकर रुद्रम ने हल्के से आर्या को कान पर बाइट कर लिया। वही रुद्रम के ऐसा करने से आर्या के मुंह से एक आह निकल गई, क्योंकि वो उसके शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट था और ये बात रुद्रम को अच्छे से पता थी, इसलिए उसने जानबूझकर उसे वहां बाइट किया था। वही दूसरी तरफ सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज।
कार्तिक, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर एक बार ध्यान से मेरे चेहरे की तरफ देखो। तुम खुद सोचो, अगर मैं मेकअप के साथ ऐसी लगती हूँ तो बिना मेकअप कितनी भयानक लगती होगी। कार्तिक ने एक बार आरोही के चेहरे की तरफ देखा और उसका चेहरा एकदम से मुरझा गया। लेकिन फिर कार्तिक हिम्मत के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे चेहरे से नहीं तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ, तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। आरोही को लगा कि उसका सिर दर्द से फट जाएगा। सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा जिद्दी था, लेकिन आरोही को उसे समझना ही होगा, इसलिए वो गुस्से में अपने दांत किटकिटाते हुए बोली, भले ही तुम मुझे पसंद करते हो पर मैं तुम्हें पसंद करती, ऊपर से मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। आरोही को पता था कि उसके स्टेटस, लुक्स, पावर, पैसा और इंटेलिजेंसी को देखते हुए कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जो उसे रिजेक्ट करे, लेकिन वो पहले से ही दक्ष से प्यार करती थी और वो कार्तिक के वजह से कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। वैसा भी उसकी लाइफ में पहले से कम परेशानियां नहीं थी, इसलिए ये बोलकर कार्तिक का जवाब सुने बिना ही वो आरोही मुड़ी और वहां से चली गए। थोड़ी दूर जाकर आरोही को अच्छा फील हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने सामने खड़ी लड़की पर उसे कस पर अपनी मुट्ठी ली। ये वो लड़की थी जिसे वो ज्यादा नफरत करती थी और इस समय उसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी। सोनाली। सच में आज उसका दिन ही खराब था, पहले कार्तिक और अब ये सोनाली। सोनाली अपनी आंखें में चमक के साथ आरोही को देखते हुए बोली, आरोही तुम यहाँ हो, मैं पूरे कॉलेज में तुम्हें ढूंढ रही हो। सोनाली को इतना खुश देखकर आरोही अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बोली, क्या हुआ? आरोही की बात सुनकर सोनाली हैरान हो गई और उसी हैरानी के साथ बोली, क्या तुम्हें नहीं पता? जल्दी से कॉलेज ग्रुप में देखो, हर तरफ बस तुम्हारे और कार्तिक के बारे में ही बातें हो रही है। आरोही को ये सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जब कार्तिक ने ईशा का चाटा उसकी जगह खुद पर ले लिया था तभी उसे इस बात का अंदाजा हो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बात इतनी जल्दी फैल जाएगी। आरोही ने जल्दी से ग्रुप खोला और खोलते हुए उसकी नज़र ग्रुप के टाइटल पर गई, कॉलेज की सबसे बदसूरत लड़की और कॉलेज की हन की लव स्टोरी। ये एक ऐसा टाइटल था जो हर किसी की नज़र अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। उसने जैसे ही ग्रुप ओपन किए उसने उसकी पूरी स्टोरी लिखी हुई थी, कैसे कार्तिक के करीब जाने के लिए वो हर एग्जाम में फेल होती रही कि वो उसके साथ बैठ सके, फिर कैसे चीटिंग करके उसने एग्जाम में टॉप किया, और जब इन सब से बात नहीं बना तो उसने अपने बॉडी का यूज़ करते हुए कार्तिक को सिड्यूस करने की कोशिश की, और आज तो उसने हद कर दी, कैसे पूरे क्लास के सामने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या बकवास है, पहले ही ये बात प्रूफ हो गई थी, उसने कोई चीटिंग नहीं की थी और उसने कब उसे सिड्यूस करने की कोशिश है। और रही बात हाथ पकड़ने की बात, तो वो कार्तिक था जिसने उसका हाथ पकड़ा था, वो भी बस गलती से, क्योंकि उस समय वो नींद में था। मगर इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी को सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस कैसे भी करके उस पर झपटा मरना चाहते थे। उसकी बस ये गलती थी कि उसने अपने बदसूरत चेहरे के साथ उसने कॉलेज के हन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, पहले ध्रुव और अब कार्तिक। उन सब के लिए ये किसी पाप से कम नहीं था। सच में मैंने खुद देखा कि कैसे वो बदसूरत लड़की अपनी बॉडी से कार्तिक को टच कर रही थी। तभी दूसरा बोला, क्या सच में? ये बहुत ही शर्मनाक है। उसकी कभी आईने में खुद को देखा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्तिक को सिड्यूस करने की? किसी और ने कहा, क्या उसे कॉलेज से नहीं निकला जा रहा था? तो वो अभी तक कॉलेज में क्या कर रही है? ऐसी ही सब उसके बारे में बातें कर रहे थे। आरोही को पता था कि ये सच नहीं है, पर उसके पास खुद को एक्सप्लेन करने का कोई तरीका नहीं था। वो उनसे क्या कहेगी कि ये बस एक तरफा था, वो कार्तिक और ध्रुव ही थे जिन्हीं ने उसे प्रपोज किया था। अगर उसने ये कहा तो उसे पक्का यकीन था कि सब मिलकर उसका गला दबा देंगे। अब आरोही इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करेगी? क्या होगा दक्ष का रिएक्शन जब उसे इस बारे में पता चलेगा? और सोनाली, क्या वो इस बात का फायदा उठाएगी आरोही के खिलाफ? वही दूसरी तरफ सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। कार्तिक, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर एक बार ध्यान से मेरे चेहरे की तरफ देखो। तुम खुद सोचो, अगर मैं मेकअप के साथ ऐसी लगती हूँ तो बिना मेकअप कितनी भयानक लगती होगी। कार्तिक ने एक बार आरोही के चेहरे की तरफ देखा और उसका चेहरा एकदम से मुरझा गया। लेकिन फिर कार्तिक हिम्मत के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे चेहरे से नहीं तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ, तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। आरोही को लगा कि उसका सिर दर्द से फट जाएगा। सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा जिद्दी था, लेकिन आरोही को उसे समझना ही होगा, इसलिए वो गुस्से में अपने दांत किटकिटाते हुए बोली, भले ही तुम मुझे पसंद करते हो पर मैं तुम्हें पसंद करती, ऊपर से मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। आरोही को पता था कि उसके स्टेटस, लुक्स, पावर, पैसा और इंटेलिजेंसी को देखते हुए कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जो उसे रिजेक्ट करे, लेकिन वो पहले से ही दक्ष से प्यार करती थी और वो कार्तिक के वजह से कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। वैसा भी उसकी लाइफ में पहले से कम परेशानियां नहीं थी, इसलिए ये बोलकर कार्तिक का जवाब सुने बिना ही वो आरोही मुड़ी और वहां से चली गए।
थोड़ी दूर जाकर आरोही को अच्छा फील हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने सामने खड़ी लड़की पर उसे कस पर अपनी मुट्ठी ली। ये वो लड़की थी जिसे वो ज्यादा नफरत करती थी और इस समय उसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी सोनाली। सच में आज उसका दिन ही खराब था, पहले कार्तिक और अब ये सोनाली। सोनाली अपनी आंखें में चमक के साथ आरोही को देखते हुए बोली, आरोही तुम यहाँ हो, मैं पूरे कॉलेज में तुम्हें ढूंढ रही हो। सोनाली को इतना खुश देखकर आरोही अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बोली, क्या हुआ? आरोही की बात सुनकर सोनाली हैरान हो गई और उसी हैरानी के साथ बोली, क्या तुम्हें नहीं पता? जल्दी से कॉलेज ग्रुप में देखो, हर तरफ बस तुम्हारे और कार्तिक के बारे में ही बातें हो रही है। आरोही को ये सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जब कार्तिक ने ईशा का चाटा उसकी जगह खुद पर ले लिया था तभी उसे इस बात का अंदाजा हो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बात इतनी जल्दी फैल जाएगी। आरोही ने जल्दी से ग्रुप खोला और खोलते हुए उसकी नज़र ग्रुप के टाइटल पर गई, कॉलेज की सबसे बदसूरत लड़की और कॉलेज की हन की लव स्टोरी। ये एक ऐसा टाइटल था जो हर किसी की नज़र अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। उसने जैसे ही ग्रुप ओपन किए उसने उसकी पूरी स्टोरी लिखी हुई थी, कैसे कार्तिक के करीब जाने के लिए वो हर एग्जाम में फेल होती रही कि वो उसके साथ बैठ सके, फिर कैसे चीटिंग करके उसने एग्जाम में टॉप किया और जब इन सब से बात नहीं बना तो उसने अपने बॉडी का यूज़ करते हुए कार्तिक को सिड्यूस करने की कोशिश की और आज तो उसने हद कर दी, कैसे पूरे क्लास के सामने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या बकवास है, पहले ही ये बात प्रूफ हो गई थी, उसने कोई चीटिंग नहीं की थी और उसने कब उसे सिड्यूस करने की कोशिश है। और रही बात हाथ पकड़ने की बात, तो वो कार्तिक था जिसने उसका हाथ पकड़ा था, वो भी बस गलती से, क्योंकि उस समय वो नींद में था। मगर इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी को सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस कैसे भी करके उस पर झपटा मरना चाहते थे। उसकी बस ये गलती थी कि उसने अपने बदसूरत चेहरे के साथ उसने कॉलेज के हंट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, पहले ध्रुव और अब कार्तिक। उन सब के लिए ये किसी पाप से कम नहीं था। सच में मैंने खुद देखा कि कैसे वो बदसूरत लड़की अपनी बॉडी से कार्तिक को टच कर रही थी। तभी दूसरा बोला, क्या सच में? ये बहुत ही शर्मनाक है। उसकी कभी आईने में खुद को देखा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार्तिक को सिड्यूस करने की? किसी और ने कहा, क्या उसे कॉलेज से नहीं निकला जा रहा था? तो वो अभी तक कॉलेज में क्या कर रही है? ऐसी ही सब उसके बारे में बातें कर रहे थे। आरोही को पता था कि ये सच नहीं है, पर उसके पास खुद को एक्सप्लेन करने का कोई तरीका नहीं था। वो उनसे क्या कहेगी कि ये बस एक तरफा था, वो कार्तिक और ध्रुव ही थे जिन्हीं ने उसे प्रपोज किया था। अगर उसने ये कहा तो उसे पक्का यकीन था कि सब मिलकर उसका गला दबा देंगे। सोनाली नकली गुस्से के साथ बोली, आरोही तुम ठीक तो न? मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुए तुम्हारे बारे में इस बार की बात करने की? भले ही वो ऐसा बोल रही थी, आरोही को शांत देखकर उसे चिढ़ हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरोही अभी तक शांत कैसे थी, और दक्ष, उसने आरोही के साथ अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? उन्हें जो मैसेजेस दक्ष को भेजे थे उसे लगा था कि वो पढ़कर दक्ष पागल को हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी किसी और आदमी को सिड्यूस करे या उसके करीब जाए। और गुस्से में आकर दक्ष आरोही को तलाक दे देगा, या तलाक नहीं तो उनके बीच एक बड़ा झगड़ा तो जरूर होगा और वो इस बात का फायदा उठाकर उसके करीब चल जाएगा। पर उसने जैसा सोचा वैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरोही को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो दिखी है। क्या दक्ष ने उसके मैसेज नहीं पढ़े? लेकिन वो सब मैसेजेस तो रेड बता रहे थे, जिसका मतलब था कि उसने वो सब मैसेज को पढ़ लिया था। लेकिन फिर उसने कुछ किया क्यों नहीं? वही सोनाली का उदास चेहरा देखकर आरोही के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो समझ गए थी कि ये सब सोनाली ने किया धरा है। ये वही थी जिसने ये बात हर जगह फैलाई थी, क्योंकि वो उसे दुखी देखना चाहती थी। सोनाली बोली, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुम कार्तिक के इतने क्लोज कब गए? मैंने सुना कि कैसे उसने तुम्हारा थप्पड़ अपने ऊपर ले लिया और उसके बाद ईशा को वार्न भी किया कि आज के बाद अगर उसने तुम्हें तंग किया वो उससे बुरा कोई नहीं होगा। ध्रुव के साथ इंसिडेंट्स का दक्ष के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था और अब कार्तिक का उसकी तरफ स्पेशल ट्रीटमेंट को लेकर वो श्योर नहीं थी कि अगर दक्ष को इस बारे में पता चला तो उसका क्या रिएक्शन होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष आरोही से इतना प्यार करता होगा। क्यों ये सब उसका होना चाहिए था? ये वो थी जिसे दक्ष का प्यार मिलना चाहिए था, लेकिन आरोही ने उससे ये छीन लिया था। लेकिन वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी, वो आरोही से अपने दक्ष को वापसी लेकर ही रहेगी। लेकिन शायद इन सब में सोनाली ये भूल चुकी थी कि ये वो ही थी जिसने इस शादी से मना किया था, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी किसी की विधवा बनकर नहीं रह सकती थी। आरोही बोली, तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, वैसे भी बस एक अफवाह है। और रही बात कार्तिक के मेरी मदद करने की, तो एक जेंटलमैन होते हुए वो कैसे किसी लड़की को अपने आंखों से सामने पीटते हुए कैसे देख सकता था? अगर ऐसा है तो फिर बहुत बुरा हुआ।
तुम्हें तो पता है कि कॉलेज की लड़कियां कार्तिक को लेकर पागल है और जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो पक्का तुम्हें छोड़ेगी नहीं और खासकर ईशा मुझे पक्का यकीन है कि वो अपनी बचती का बदला तुमसे जरूर लेकिन वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। सोनाली को इस तरह अच्छा होने का नाटक करता देख आरोही ने अपने दिल में उसका मजाक उड़ाया। एक तो वो नकली चिंता जता रही थी और दूसरी तरफ अपना सारा इंजाम दूसरे पर लगा रही थी। सच में वो काफी चालाक थी। आरोही अब और उसका नाटक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बोली, ठीक है मैं समझ गए, मैं अपना ध्यान रखूंगी और मुझे लेट हो रहा है इसलिए मैं चलती ही हूँ। वो अब भी मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। आरोही ने जनमुचकर ऐसा कहा और जैसे उसने की उम्मीद थी दक्ष का जिक्र सुनते ही सोनाली की मुस्कान एकदम से गायब हो गई और उसकी जगह नफरत ने ली। कुछ पर्सनल रीजन के वजह से मुझे टाइम नहीं मिला लिखने का। आई होप कि बस आज के लिए आप एडजस्ट कर लोगे। फिर भी मैंने ट्राई किया है कुछ तो लिखूं, इसलिए जितना हो सका मैंने लिख दिया। वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन। रुद्रम किसी से कॉल पर बात करते हुए अंदर आ रहा था, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि फर्श गीला है और उसका पैर फिसल गया। पर वो गिरता उसने पहले ही उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया, लेकिन अचानक से उसका आस का पास मोहल्ला एकदम से डरवाना हो गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी नज़र आर्या की खिलखिलाते चेहरे पे गए। आर्या ने जब रुद्रम को इस तरह गिरते देखा तो खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। वही आर्या को इस तरह खिलखिलाता देख रुद्रम उसके चेहरे में जैसे खोसा गया। उसका सारा गुस्सा एकदम से छूमंतर हो गया। आज उसने पहली बार आर्या को इस तरह हंसता देखा था और आर्या को इतना खुश देख रुद्रम को भी पता नहीं पर बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तभी रुद्रम का ध्यान फोन से आते आवाज से टूटा और रुद्रम बिना किसी इमोशन के बोला, ठीक है मैं देख लूंगा, और ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। लेकिन तभी उसे याद आया कि कैसे आर्या उसे गिरता देख हंस रही थी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई और वो आर्या को घूरते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है न तुम्हें वाइफी, अभी मैं तुम्हारी सारी हंसी निकालता हूँ। इतना बोल रुद्रम आर्या के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागा, क्योंकि रुद्रम की आवाज सुनकर आर्या वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। वही रुद्रम को अपने पीछे आता देख आर्या डर गई। जो आर्या अपने थोड़ी देर पहले किसी शेरनी की तरह रुद्रम अग्निहोत्री पर हंस रही थी, वो अभी किसी डरे हुए बिल्ली की बच्चे की तरह लग रही थी। रुद्रम को अपने करीब आता देख आर्या खुद से बोली, भाग आर्या भाग, वरना इस डेविल ने तुझे पकड़ लिया ना तो वो तुझे कच्चा चबा जाएगा। इतना बोलकर आर्या बिना कुछ सोचे समझे बाहर की तरफ भागने लगी। वही आर्या को बाहर भागता देख रुद्रम उसके पीछे जाते हुए बोला, वाइफी अगर तुमने बाहर भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर आर्या को तो डर के मारे कुछ सुनाई या दिखाई ही नहीं दे रहा था, और वैसे भी उसे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी ना कटा था जो शेर की मांद में अपना हाथ रखने जाएगी। भागते भागते आर्या अब बाहर गार्डन में आ चुकी थी और किसी खरगोश की तरह इधर से उधर भाग रही थी। रुद्रम उसके पास पहुंचता उससे पहले ही आर्या उसे चमका देकर वहां से भाग जाती। आर्या अब भाग भाग कर थक चुकी थी, वैसा भी वो बहुत वीक थी जिस वजह से वो जल्दी थक जाती थी। वही रुद्रम ने जब देखा कि आर्या की स्पीड धीमी हो गई है तो उसने एक झटके के साथ आर्या को कमर पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर किसी आटे की बोरी की तरह उठाते हुए बोला, अब बताओ वाइफी कहाँ बच कर जाओगी? बहुत भगाया है तुमने मुझे, अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। ये बोलते समय रुद्रम के चेहरे पे एक डेविल स्माइल थी। फिर वो आर्या को वैसे ही उठाए घर के अंदर चला गया। वही आर्या तो अभी तक शोक में थी। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक से ये क्या हुआ। अभी तो वो जमीन पर थी, फिर अचानक वो हवा में कैसे? वही रुद्रम की मुंह से पनिशमेंट वाली बात सुनकर आर्या डर गए। वो रुद्रम की गोद में उतारने के लिए छटपटा रही थी, साथ ही साथ वो अपने छोटे छोटे से रुद्रम की पीठ पर मुके भी बरसा रही थी। आर्या रुद्रम को मरते हुए बोली, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? छोड़िए मुझे अब के साथ कहीं नहीं जाना है। पर रुद्रम के ऊपर आर्या की बात का कोई असर नहीं हुआ और वो उसे वैसा ही लेकर अंदर चला गया। वही जब आर्या ने देखा रुद्रम उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो बोली, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ छोड़िए मुझे, अगर आपने मुझे नीचे नहीं उतारा तो देख लेना मैं चिल्लाऊंगी। सुना ना आपने, मैं चिल्लाऊंगी। आर्या की बात सुन रुद्रम हंसते हुए बोला, अच्छा वाइफी तुम चिल्लाना चाहती हो तो चिल्लाओ, मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें मुझसे बचाता है। इतना बोलकर रुद्रम जोर जोर से हंसने लगा। वही आर्या किसी छोटे बच्चे की तरह चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, कोई मुझे इस डेविल से बचाओ। पर इन सब में आर्या शायद ये भूल गए थी कि ये घर रुद्रम का था और यहाँ जितने भी लोग थे वो सब रुद्रम की थे। आखिर किसकी इतनी हिम्मत होगी जो अपने ही मालिक के खिलाफ जाए, वो वहाँ किसी मूर्ति की तरह खड़े जैसे उन्हें आर्या की बात सुनाई ही न दी हो। वही रुद्रम अब सीढ़ियों तक पहुँच गया था और ये देखकर आर्या की दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई।
उसे पता था कि अगर एक बार वो रूम में पहुंच गई तो रुद्रम उसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसे समझ ही नहीं रहा था कि रुद्रम से कैसे बचे। तभी उसकी नज़र जानकी काकी पर गई और उन्हें देखकर आर्या चिल्लाते हुए बोली, जानकी काकी आप तो मुझे बचा लो। पर जानकी काकी का इतना सुनना था कि वो उल्टे पांव किचन की तरफ भाग गए। वही जानकी काकी को इस तरह वहां से भागता देख आर्या का चेहरा रोने जैसा हो गया, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब उसे रुद्रम से कोई नहीं बचा सकता था। पता नहीं अब ये डेविल उसके साथ क्या करेगा। वही जानकी काकी किचन की खिड़की से छुपते हुए आर्या की तरफ देखते हुए बोली, माफ करना छोटी मैडम, पर इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। आपको तो पता है कि छोटे बाबा का गुस्सा कितना खराब है। अगर मैंने कुछ भी कहा तो वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, पर मुझे यहाँ से बाहर फेंक देंगे। वही रूम में पहुंचकर रुद्रम ने आर्या को बेड पर फेंक किया और जाकर दरवाजा अंदर दे बंद कर दिया। आउच, मायरे मार डाला रे, आर्या अपने कमर को सहलाते हुए बोली। रुद्रम आर्या के दर्द को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर झुककर बोला, हाँ तो वाइफी क्या कह रही थी तुम मुझे नीचे? हाँ। इतना बोलकर रुद्रम आर्या के ऊपर झुकने लगा। वही रुद्रम को खुद के करीब आता देख आर्या जल्दी से उसके सीने पर हाथ रख उसे रोकते हुए बार बार अपनी घनी पलकें झपकाते हुए बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली, जैसे उससे मासूम तो इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। क्या क्या बोला था मैंने? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। वही आर्या को ऐसा करता देख रुद्रम के फेस पर एक एविल स्माइल आ गई और उसने आर्या के हाथ को अपने सीने से हटाकर अपने हाथों से पकड़ लिया और उसके ऊपर पूरी तरह से झुकते हुए बोला, अच्छा तो वाइफी तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें याद दिलाता हुए कि तुमने मुझे नीचे क्या कहा था। ये बोलते हुए रुद्रम ने बड़ी ही सेडिक्टिव वे में आर्या के कानों को अपने दांतों से काट किया, जिससे आर्या में मुंह से एक आह निकल गए और उसकी पकड़ रुद्रम पर कस गए। रुद्रम कुछ सोचते हुए बोला, हाँ डेविल, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं तुम्हें डेविल लगता हूँ। और क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना? क्यों वाइफी, ऐसा कुछ ही कहा था ना तुमने? वही ये सुनते ही आर्या की जान जैसे हलक में ही आ गई। वो हकलाते हुए बोली, वो तो मैं वो। आर्या बोलने की कोशिश तो कर रही थी, पर रुद्रम का चेहरा देख उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। आर्या कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्रम ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और चुप कराते हुए बोला, शश वाइफी, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता हो कि मैं डेविल हूँ तो वही सही, लेकिन वाइफी तुम अपने दिल दिमाग में ये बात बैठा लो कि तुम्हें रहना तो इस डेविल के साथ ही है, वो भी पूरी जिंदगी। इसमें तुम्हारी मर्जी है कि नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? रुद्रम आर्या की आंखों में झांकते हुए बोला। ये बोलते समय रुद्रम की आंखें में आर्या के लिए एक अलग सा ही जुनून और पागलपन नजर आ रहा था। वही रुद्राम को अपने इतने करीब देखकर आर्या पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने रुद्रम की बातों में हाँ मिला दिया, और वैसे भी कौन सा वो होश होता तो मना कर देती। वही आर्या की हाँ सुनकर रुद्रम का चेहरा नॉर्मल हो गया। फिर वो आर्या को पलटकर अपने ऊपर लिटाते हुए बोला, अब वाइफी अगर गलती की है तो सजा भी मिलेगी। सजा का नाम सुन आर्या की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो हकलाते हुए बोली, सजा, हाँ सजा। रुद्रम बड़े ही केजवाली बोला, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़। तो क्या सजा देगा रुद्रम आर्या को? रुद्रम आर्या की आंखों में झांकते हुए बोला। ये बोलते समय रुद्रम की आंखें में आर्या के लिए एक अलग सा ही जुनून और पागलपन नजर आ रहा था। वही रुद्राम को अपने इतने करीब देखकर आर्या पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने रुद्रम की बातों में हाँ मिला दिया, और वैसे भी कौन सा वो होश होता तो मना कर देती। वही आर्या की हाँ सुनकर रुद्रम का चेहरा नॉर्मल हो गया। फिर वो आर्या को पलटकर अपने ऊपर लिटाते हुए बोला, अब वाइफी अगर गलती की है तो सजा भी मिलेगी। सजा का नाम सुन आर्या की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो हकलाते हुए बोली, सजा, हाँ सजा। रुद्रम बड़े ही केजवाली बोला, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़। देखिए, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं कहा। मैं सब तो मीन भी नहीं करती हूँ। वो तो बस उस समय में गुस्से में थे, इसलिए फ्लो में जबान से निकल गई। इसके लिए क्या सजा देना? आर्या रोनी सूरत बनाते हुए बोली। वही आर्या को इस तरह नौटंकी करता देख रुद्रम अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, वाइफी ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा वो चुपचाप करो, वरना ये जो तुम्हारी जुबान आजकल कैची की तरह चल रहा है, मुझे उसे काटने में जरा भी समय नहीं लगेगा। उतना बोलकर रुद्रम ने हल्के से आर्या के होठों को अपने दांतों से काट लिया। वही रुद्रम को ऐसा करने से आर्या की हालत खराब हो गई। वो बुरी तरह घबरा गई कि अब रुद्रम उसे क्या सजा देगा। वही आर्या की घबराहट देखकर रुद्रम के चेहरे पे एक स्माइल आ गई और वो आर्या के एकदम करीब जाकर बोला, तो वाइफी तुम्हारी ये सजा कि तुम मुझे किस करोगी, वो भी पैशनेट। रुद्रम आर्या के इतने करीब था कि उसकी सांसें आर्या की सांसों में घुल रही थी।
यहाँ तक कि बोलते वक्त भी रुद्रम के होंठ आर्या के होंठों से टकरा रहे थे, जिससे आर्या के पूरे शरीर में एक सनसनी दौड़ गए। वही रुद्रम की सजा सुनकर आर्या की काली नशीली आंखें एकदम से बड़ी हो गई, जैसे कभी भी बाहर आ जाएगी। आर्या जोर से बोली, क्या किस? वो भी पैशनेट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे नहीं होगा। अगर बात सिर्फ किस की होती चलो वो जैसे तैसे कर भी लेती, पर यहाँ तो ये राक्षस उससे पैशनेट किस की डिमांड कर रहा था। आर्या का दिमाग रुद्रम की बात सुनकर एकदम से सुन पर गया था, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसने ये सब मन में नहीं बल्कि जोर से बोल दिया था। अब पक्का उसे रुद्रम से कोई नहीं बचा सकता था। उसने उसके मुंह पर ही उसे राक्षस बोल दिया था, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि रुद्रम अब उसका क्या करेगा। वही आर्या के मुंह से अपने लिए राक्षस सुनकर रुद्रम कसकर आर्या को उसकी कमर से पकड़ते हुए बोला, वाइफी आजकल तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो, अब अगर तुम्हारी ये जुबान से एक और शब्द निकला तो मैं तुम्हारी वो हालात करूंगा कि तुम कल बिस्तर से नहीं उठ पाएगी। इतना बोलकर रुद्रम ने झुककर आर्या के कॉलरबोन को अपने दांतों से जोर से काट लिया। दर्द के मारे आर्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रम आर्या की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, अब जल्दी से मुझे किस करो, वो वाइफी भी पैशनेट। आर्या फिर अपने बचाव में बोली, पर मुझे किस करना नहीं आता है। आर्या की बात सुनकर रुद्रम अपनी उंगलियां आर्या के खुली कमर पर फिराते हुए बोला, कोई बात, वाइफी जैसे आता है वैसा करो। रुद्रम के ऐसा करने से आर्या के पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो रही थी। वो भी अब एक्साइटेड हो गई थी रुद्रम को अपने इतने करीब देखकर। आर्या ने अपने दोनों हाथ रुद्रम के गर्दन के चारों ओर लपेट लिए और उसके सख्त होठों पर अपने नर्म होंठ रख दिए। उसके बाद वो धीरे धीरे किसी लोपेपोप की तरह उसके होठों को चूसने लगी, क्योंकि उसे उसके अलावा कुछ और आता ही नहीं था। वो कभी रुद्रम के अपर लिप को अपने होठों से चूसती तो कभी नीचे वाले को। रुद्रम तो बस अपनी आंखें बंद किए आर्या को महसूस कर रहा था। उसे आर्या का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब आर्या ने उसे सामने से किस किया था। उसे पता नहीं, इस समय एक अलग सी ही न बना करने वाली खुशी महसूस हो रही थी। लगभग 10 मिनट तक आर्या ऐसे ही करती रही। आर्या को पता ही नहीं चला कि वो कब रुद्रम के होठों को चूसने की जगह चबाने लगी। आर्या को ये करना बहुत अच्छा लग रहा था। वही रुद्रम से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कस आर्या उसके सिर से पकड़ लिया और उसे पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। वही रुद्रम के ऐसा करने से आर्या एकदम से हैरान हो गई और वो हैरानी के साथ रुद्रम की तरफ देख रही थी। क्या वो नहीं थी जा रुद्रम को किस कर रही थी? तो अब ये ऐसा क्यों लग रहा है कि रुद्रम उसे किस कर रहा? अब आर्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और जब रुद्रम ने आर्या को छोड़ दिया, रुद्रम के छोड़ते ही आर्या ने अपना छोटा सा चेहरा रुद्रम की छाती में छुपा लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। आर्या जोर जोर से सांस ले रही थी, जिस वजह से आर्या की सीना ऊपर नीचे हो रही थी, जिसे रुद्रम साफ महसूस कर रहा सकता था। थोड़ी देर बाद जब रुद्रम ने देखा कि आर्या अब शांत हो गई है और वो एकदम से उसके आते हुए बोला, वाइफी सच में तुम्हें बिल्कुल भी किस करना नहीं आता है, मैं बताता हूँ किस कैसे करते हैं। इतना बोल ही रुद्रम आर्या को पैशनेट किस करने लगा और साथ साथ वो आर्या को सीखा भी रहा था कि किस कैसे करते हैं। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे। पता नहीं कितनी देर तक दोनों के होंठ के दूसरे के होठों से जुड़े रहे। दोनों के जीभ आपस में उलझे हुए थे। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब दोनों के कपड़े उनके शरीर से अलग हुए। रुद्रम के हाथ आर्या के पूरे शरीर पर घूम रहे थे, साथ ही साथ वो उन्हें चूम भी रहा था। कभी वो उसकी गर्दन को चूमता को कभी कमर को। रुद्रम के ऐसा करने से आर्या के मुंह से न चाहते हुए मुंह से सिसकियां निकलने रही थी। वही आर्या की सिसकियां रुद्रम को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि वो आज प्यार से आर्या के साथ वो सब करना चाहता था। वो उसे सब फील करवाना चाहता था। वो चाहता था कि आर्या इस खूबसूरत पल के एंजॉय करें। वही आर्या के हाथ रुद्रम के बालों को सहला रहे थे। आर्या के लिए ये सब नया था, क्योंकि रुद्रम कभी भी उसके साथ इतनी नरमी से पेश नहीं आता था। जिस वजह रुद्रम के ऐसा करने से वो आर्या को लग रहा था कि वो आज एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसके मुंह से कब रुद्रम का नाम निकल गया और आर्या के मुंह से अपना नाम सुनकर रुद्रम एक्साइटेड हो गया, क्योंकि ये पहली बार था जब आर्या ने उसका नाम लिया था। वही रुद्रम तब तक आर्या के साथ वो सब करता रहा जब तक उसका मन नहीं भर गया। उसके बाद वो ऊपर आ गया, क्योंकि अब उससे आर्या में समा जाने का इंतजार नहीं हो रहा था। वो अब खुद पर और कंट्रोल नहीं कर सकता था। रुद्रम ने आर्या की तरह जो बुरी तरह हाफ रही थी, उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। ये देखकर रुद्रम के चेहरे पे की स्माइल आ गई और उसने अपने होंठ आर्या के होठों पर रख दिए कि तभी आर्या के मुंह से एक चीख निकल गई, पर उसकी चीख उसके गले में ही घुट कर रह गए। रूम का माहौल गर्म हो चुका था। रूम में बस अब आर्या की सिसकियां और रुद्रम की आहें भरने की आवाज सुनाई दी रही थी।
1 घंटे बाद आर्या अब थक चुकी थी। उसने रुद्रम को रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका। ऐसा लग रहा था रुद्रम पर कोई नशा सा छा गया था। यही सिलसिला रात की लगभग 3 बजे तक चला। फिर तब जाकर रुद्रम ने आर्या को छोड़ा। फिर रुद्रम उठा और आर्या को अपनी बाहों में उठाकर उसे बाथरूम में ले गया। फिर उसने आर्या को अच्छे से साफ किया और उसे एक कंफर्टेबल कपड़ा पहनाकर वापस से उसे बेड पर सुला दिया। फिर जाकर रुद्रम खुद भी फ्रेश हुआ और साफ कपड़े पहनकर बाहर आया। जब रुद्रम बाहर आया तो देखा आर्या सो चुकी है। उसके चेहरे पर थकन साफ साफ नजर आ रही थी। उसे ऐसा देख रुद्रम, जो किसी के लिए भी नहीं पिघलता था, जिसके चेहरे पर हमेशा कठोर भाव ही रहते थे, उसका चेहरा एकदम से नर्म हो गया। रुद्रम फिर आर्या के बगल में जकड़ लेट गया और उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ कर सो गया। आर्या भी रुद्रम के बाहों में किसी बच्चे की तरह जाकर समा गई और उसे पकड़कर गहरी नींद में सो गई। आज की रात दोनों के लिए कमाल की रात थी, बोले तो बेस्ट रात थी।